अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, कहा गया कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए जहां पर इन दो पॉइंट से गुजरने वाली जो रेखा है ना वो इस समतल को काटती है। समझ रहे हैं, पार करती है काटती है की बात है बेटा। मान लो कि एक ये समतल है कुछ इस प्रकार से, इसकी इक्वेशन हमें दे रखी है 2x प्लस में y प्लस में z बराबर 7, और एक रेखा है जो रेखा इस समतल को काटती है। ठीक है, लेट्स से कि कुछ इस तरीके से वो उसको काटती है। तो ये रेखा जिस पॉइंट पर काटती है उस पॉइंट के अपने को निर्देशांक चाहिए। मान लो कि वो पॉइंट हमारा x1 y1 z1 है, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, तो हमें इस x1 y1 z1 की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे वो समझो। तो मैं क्या करूँगा, इस रेखा का समीकरण ज्ञात कर लूँगा सबसे पहले। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, अरे इस रेखा पर स्थित हमें 2 पॉइंट पता है ना, इस रेखा पर स्थित हमें 2 पॉइंट पता है। तो हम एक काम करते हैं, इस रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेते हैं। उसका फॉर्मूला होता है x माइनस x1। लेट्स से कि इसको मैं x1 y1 z1 मान लेता हूँ, इसको मैं x2 y2 z2 मान लेता हूँ। तो इस रेखा का समीकरण हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1 दैट इज माइनस का 1 बराबर y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1। ठीक है, तो हमने इस रेखा का समीकरण ज्ञात कर लिया। अब मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। अब कैसे निकाल लेंगे वो समझिए, आप लॉजिक समझिएगा। अब ये जो पॉइंट है भैया, जिस पॉइंट पर ये रेखा इस तल को काट रही है, ये पॉइंट इस रेखा पर भी है और ये पॉइंट इस तल पे भी है। ये बात तो क्लियर है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, ये पॉइंट हमारा इस तल पर स्थित है, तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉइंट इस तल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस पॉइंट को इस तल की इक्वेशन के अंदर ढाल देता हूँ। ठीक है ना, तो अगर मैं ढालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x1 प्लस में y1 प्लस में z1 बराबर 7। क्यों ढाला समझ में आया, क्योंकि ये पॉइंट इस तल पे है, तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉइंट इस तल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को इस तल के समीकरण के अंदर ढाल दिया। अब इसी तरीके से ये पॉइंट इस रेखा पर भी है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो पॉइंट है वो इस रेखा की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो मैं काम करता हूँ, इस पॉइंट को इस रेखा के समीकरण के अंदर भी ढाल देता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। समझ में आया। आप इसको कुछ और भी मान सकते थे, ABC भी मान सकते थे, मैंने ऐसा मान लिया, इसमें कोई दिक्कत तो थी नहीं। ठीक है, ठीक है। अब मुझे x1 y1 z1 की वैल्यू निकालनी है, वो कैसे निकलेगी वो समझिए। तो मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूँगा ना तो वहाँ से मुझे x1 y1 z1 की वैल्यू मिल जाएगी, 100% मिल जाएगी। अब कौन सा इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें वो भी समझाता हूँ। तो जैसे पहले क्वेश्चन में क्या होता था कि यहाँ पे कोई एक अंक बन जाता था। अगर आपको ध्यान हो तो पिछले क्वेश्चन में आप देखिए 10वां जो क्वेश्चन था उसके अंदर इस टाइप की क्वेश्चन थी, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ था कि ये वाला जो है ना एक चीज़ अंक बन गया था, नंबर बन गया, संख्या बन गई थी। तो वहाँ से वैल्यू निकल गई थी x1 y1 की इस तरीके से। यहाँ पे कोई संख्या बन ही नहीं रही है ना, यहाँ पे भी x1 लिखा हुआ है y1 लिखा हुआ है z1 लिखा है, कोई प्रॉपर संख्या नहीं बन रही। तो एक काम करो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू बराबर है ना, इसका ये मतलब है ना कि भाई तीनों की वैल्यू बराबर है। तो एक काम करो, इन तीनों की वैल्यू को किसी के बराबर मान लो। लेट्स से कि हम मान लेते हैं कि इन तीनों की वैल्यू को अपन लैम्डा के बराबर मान लेते हैं। भाई तीनों बराबर थे ना आपस में, x1 की वैल्यू ढालोगे तो ये जो चीज़ आएगी ये जो चीज़ आएगी ये जो चीज़ आएगी तीनों आपस में बराबर होंगे। तो हमने क्या किया, इन तीनों को हमने लैम्डा के बराबर मान लिया। हमने मान लिया कि भाई तीनों की वैल्यू जो है वो लैम्डा के बराबर आती है। ठीक है, अब ऐसे करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ से मुझे x1 की वैल्यू मिल जाएगी, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास माइनस का लैम्डा प्लस का 3। इसी तरीके से y1 की वैल्यू मिल जाएगी, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको शॉर्ट में बना लेते हैं, वो हो जाएगा हमारे पास लैम्डा माइनस का 4। इसी तरीके से हमारे पास z1 की वैल्यू आ जाएगी 6 लैम्डा माइनस का 5, है ना। मैं बेसिकली इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना चाह रहा हूँ। अब इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको समझा रहा हूँ। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, इसको लैम्डा के बराबर मान लिया, यहाँ से x1 y1 z1 की वैल्यू आ गई, है ना। प्रॉपरली नहीं निकली लेकिन वो निकल जाएगी। कैसे निकल सुनाता हूँ। अब ये जो x1 y1 z1 की वैल्यू है इसको आप इसके अंदर ढाल दो, ढाल सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। जब आप इसके अंदर ढालोगे ना तो वहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। लैम्डा की वैल्यू मिलने के बाद वापस इसके अंदर ढाल करके x1 की वैल्यू y1 की वैल्यू और z1 की वैल्यू मिल जाएगी, और वही तुम्हें चाहिए। समझ रहे हो, वापस समझो। मुझे इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना था, यहाँ तक समझ में आया। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पे देखा था कि इन तीनों की वैल्यू बराबर है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भैया इन तीनों की वैल्यू लेट्स से मैं लैम्डा मान लेता हूँ। लैम्डा मानने से क्या हुआ कि x1 y1 z1 की अलग अलग से वैल्यू आ गई। प्रॉपरली नहीं निकली लेकिन अलग अलग से आ गई वैल्यू।
हमने क्या किया, इन तीनों वैल्यू को इसके अंदर डाल दिया। यहाँ डालेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आएगी, लैम्डा की वैल्यू को वापस इसके अंदर डालूंगा तो x1 y1 z1 की वैल्यू आ जाएगी, और वही हमें चाहिए था। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करते हैं बेटा, समझ में आया, क्लियर। अब लिखेंगे कैसे वो समझ लीजिए। तो मैं इस आकृति को मिटा नहीं रहा हूँ, है ना, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से देख देख के लिखूंगा सारी चीज़ें, ठीक है ना। थोड़ा सा अपन कर देते हैं इसको छोटा, हो जा भाई, साइड में करो इसको। अब हम यहाँ से सारी चीज़ें देख देख के लिख देंगे, लिखेंगे कैसे वो समझ लो आप। तो सबसे पहले मैं इस रेखा की समीकरण ज्ञात कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी हमारे पास x-3 -1 बराबर y+4 1 बराबर z+5 6। समतल का समीकरण आपको दे रखा है। समतल का समीकरण क्या दिया हुआ है बेटा, तो आप कहेंगे सर समतल का समीकरण हमें दिया हुआ है 2x प्लस का y प्लस का z बराबर 7, है ना। समतल का समीकरण मेरे को दिया हुआ है, रेखा का समीकरण हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब आप कह दीजिएगा कि चूंकि, अब आप कह दीजिएगा कि माना जो रेखा है वो समतल को इस पॉइंट पर कट करती है, ऐसा हमने मान लिया। हमने मान लिया कि जो रेखा है वो समतल को इस पॉइंट पर काटती है। तो अगर रेखा समतल को इस पॉइंट पर काटती है तो ये जो पॉइंट है वो रेखा पर भी है और समतल पे भी है, ऑब्वियस सी बात है। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो पॉइंट है वो इस रेखा के समीकरण को भी संतुष्ट करेगा और समतल के इक्वेशन को भी संतुष्ट करेगा। तो मैं इस पॉइंट को रेखा के समीकरण के अंदर भी ढाल देता हूँ, समतल के समीकरण के अंदर भी ढाल देता हूँ, ढाल देते हैं चलिए। तो इस पॉइंट को मैं रेखा के समीकरण के अंदर ढाल रहा हूँ, तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, x1 - 3 बराबर y1 प्लस का 4 1 बराबर z1 प्लस का 5 6। और मैं मान लेता हूँ कि इन सब की जो वैल्यू है, चूंकि ये बराबर है इन सब की वैल्यू, तो लेट से कि इन सब की वैल्यू लैम्डा के बराबर आ जाती है, ऐसा मैंने मान लिया। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा माना, है ना। हमने मान लिया कि भाई इन तीनों की जो वैल्यू है वो लैम्डा के बराबर आ गई। अब यहाँ से मुझे x1 की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि मुझे मिलेगी माइनस का लैम्डा प्लस का 3। इसी तरीके से y1 की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि मिलेगी लैम्डा माइनस का 4। और इसी तरीके से z1 की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि मिलेगी 6 लैम्डा माइनस का 5। मैं यहाँ से देख के कर रहा हूँ ना बेटा, तो इसलिए मुझे फटाफट से पता चलता जा रहा है। x1 की वैल्यू मिल गई, y1 की वैल्यू मिल गई, z1 की वैल्यू मिल गई, है ना, ठीक है। अब चूंकि ये पॉइंट रेखा पर स्थित थे तो हमने इन पॉइंट्स को रेखा के समय के अंदर डाल दिया, है ना, और कुछ इस तरीके से हमें मिल गया। अब ये जो पॉइंट है वो समतल पर स्थित है, तो इन पॉइंट को मैं समतल की इक्वेशन में भी ढाल सकता हूँ। तो इसी बात को अपन लिख देंगे, थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ, हम कहेंगे और, या फिर हाँ और कह लो चलो। और इसी तरीके से मैंने क्या किया, इस पॉइंट को समतल की इक्वेशन के अंदर भी ढाल दिया, 2x1 प्लस में y1 प्लस में z1 बराबर 7। अब यहाँ पे हमने x1 y1 z1 की वैल्यू निकाल ली थी ना, इसको मैं इसके अंदर ढाल करके लैम्डा की वैल्यू निकाल लेता हूँ, समझो। तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पे आप वैल्यू रख दो डायरेक्टली, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। माइनस का लैम्डा प्लस का 3 प्लस में लैम्डा माइनस का 4 प्लस में 6 लैम्डा माइनस का 5 बराबर 7। इसको सॉल्व करते हैं। माइनस का 2 लैम्डा प्लस का 6 प्लस में लैम्डा माइनस का 4 प्लस में 6 लैम्डा माइनस का 5 बराबर 7। यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो माइनस का 2 लैम्डा प्लस का लैम्डा माइनस का 1 लैम्डा और प्लस का 6 लैम्डा 5 लैम्डा हो गया, ठीक है। 6 माइनस का 4 2, 2 माइनस का 5, 2 माइनस का 5 अगर हम देखें तो माइनस का 3 इक्वल टू 7। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो लैम्डा की वैल्यू आ जाती है मेरे पास 2, है ना। 3 वहाँ जाके 10 हो जाएगा, फिर 5 2 10, लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब इस लैम्डा की वैल्यू को मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा, तो मुझे x1 y1 z1 की वैल्यू मिल जाएगी। लॉजिक से काम करना पड़ेगा आपको, रट्टा मारोगे ना तो चीज़ें उलझ जाएंगी, खिचड़े बनेंगे। लॉजिक का यूज़ करो बस, सिंपल, समझ रहे हो। तो हम क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देंगे, इन तीनों के अंदर। इसको लेट से मैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मान लेता हूँ ताकि लिखने में आसानी हो। थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ। तो हम कहेंगे लैम्डा का मान
समीकरण 1, 2, 3 में रखने पर लैम्डा का मान मैं इन तीनों समीकरणों के अंदर रख देता हूँ, तो वहाँ से मुझे x1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी बताना फटाफट से। ये हो जाएगी सर जी 1, y1 की वैल्यू में क्या मिल जाएगी -2, और z1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 7। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि जो रेखा है वो समतल को किस पॉइंट पर कट करती है, इस पॉइंट पर कट करती है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। समझे? तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। वापस समझिए, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान था। हमसे क्या कहा था कि एक रेखा है जो कि इस समतल को किसी पॉइंट पर काटती है, हमें उस पॉइंट के निर्देशांक चाहिए थे, तो उसके लिए मैंने इस रेखा का समीकरण ज्ञात कर लिया। इस समतल का समीकरण हमें दे रखा था, मैंने कह दिया कि भाई ये रेखा जो है वो इस समतल को इस पॉइंट पर कट करती है, ऐसा मैंने मान लिया। अब ये जो पॉइंट है वो इस समतल पर भी है, इस रेखा पर भी है, तो दोनों के समीकरणों को संतुष्ट करेगा। तो मैंने इस पॉइंट को रेखा के समीकरण के अंदर ढाल दिया और समतल के समीकरण के अंदर भी ढाल दिया। अब मुझे इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना था। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम क्या तरीका इस्तेमाल किए वो समझिए। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई देखो तीनों की वैल्यू बराबर है ना, तो एक काम करते हैं, मैं काम करता हूँ इन तीनों की वैल्यू को लैम्डा बराबर मान लेता हूँ। तो मैंने इनकी वैल्यू लैम्डा बराबर मान ली, तो यहाँ से मुझे x1 y1 z1 की वैल्यू मिल गई। अब इन वैल्यू को मैंने इसके अंदर पुट कर दिया। अब उससे इसके अंदर क्यों पुट करा, दो इक्वेशन को कैसे सोल्व करते थे, एक इक्वेशन में से वैल्यू निकाल करके दूसरे के अंदर ढालते थे, ऐसे तो करते थे 10वीं क्लास में, वही तो सेम चीज़ यहाँ पे हुई है, बस थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हुआ है। तो इसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, है ना, तो इन दोनों को सोल्व कर लिया। बेसिकली सीधी सी बात है, इन दोनों को जैसे आप सोल्व करोगे ना तो आपको मिल गया पॉइंट x1 y1 z1, वही आपको चाहिए था, आ गया आंसर। समझे? तो इस तरीके से हमने इसको सोल्व किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, क्या है कि इस पॉइंट से जाने वाले और इन दो समतलों के परपेंडिकुलर बनने वाला जो समतल है ना उसका समीकरण ज्ञात करना है। समझ रहे हो? एक समतल है भाई, थोड़ा सा आप आकृति को ध्यान से देखिएगा। मान लो कि ये समतल है ना। अब इस समतल पर एक पासिंग पॉइंट अपने को गिवन है, हमें इस रेड वाले समतल का इक्वेशन ज्ञात करना है। अब ये जो समतल है ना वो इन दोनों पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, मान लो कि ये वाला जो समतल है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है, लेट से। ठीक है, और लेट से मान लो कि ये वाला जो समतल है वो कुछ इस रूप का बन रहा है। समझ रहे हो? हमें इसकी इक्वेशन दे रखी है, वो है x प्लस में 2y प्लस में 3z बराबर 5, और हमें इसकी इक्वेशन दे रखी है जो कि है हमारे पास 3x प्लस में 3y प्लस में z बराबर 0। ठीक है, हमें इस रेड वाले समतल की इक्वेशन ज्ञात करनी है। अब इस रेड वाले समतल की इक्वेशन कैसे ज्ञात करेंगे वो समझिए आप। देखो, इस रेड वाले समतल पे एक पासिंग पॉइंट दे रखा है, अगर हमें एक पासिंग पॉइंट पता हो तो हम इस समतल की इक्वेशन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आप कहेंगे सर उसके लिए हमारे पास उत्तर था कुछ इस रूप का, x माइनस x1 इंटू में a प्लस में y माइनस y1 इंटू में b प्लस में z माइनस z1 इंटू में c बराबर 0। याद हो तो आपको, है ना। तो इस समतल की जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसी ऐसी होगी, है ना। हालांकि हमें ए बी सी की वैल्यू नहीं पता, लेकिन वो अपन निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसकी एक टेम्पररी इक्वेशन निकाल ली जो ही कुछ इस प्रकार की है ना। अब कमी किस चीज़ की कि यार ए बी सी की वैल्यू निकल जाए ना बस, तो मेरा काम बन जाए। अब इस ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालूंगा वो समझिएगा आप। देखिए, मुझे निकालनी है इस ए बी सी की वैल्यू। जैसी ए बी सी की वैल्यू निकलेगी ना तो इस समतल की इक्वेशन अपने आप निकल जाएगी। अब ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालूंगा समझो। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये समतल और ये समतल दोनों परपेंडिकुलर हैं। अब अगर दोनों समतल परपेंडिकुलर हैं तो हमें चीज़ पता है कि a1 गुणा a2 प्लस में b1 गुणा b2 प्लस में c1 गुणा c2 बराबर होता है 0 के। यह बात आपको मालूम होगी, है ना। अब यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या चीज़ है, जो इसकी इक्वेशन आई है ना उसमें जो x का कोफिशिएंट है, जो y का कोफिशिएंट है और जो z का कोफिशिएंट है उसको a1 b1 c1 बोल दो।
जो इसकी इक्वेशन है, इसमें जो एक्स का कोफिशिएंट है, वाई का कोफिशिएंट है और जेड का कोफिशिएंट है, उसको A2 B2 C2 बोल दो। बेसिकली ये वो चीज़ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम इसी कंसेप्ट को इन दोनों में अप्लाई कर देते हैं, समझिएगा ध्यान से। ये दोनों समतल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, तो इसमें जो एक्स का कोफिशिएंट है, वाई का कोफिशिएंट है और जो जेड का कोफिशिएंट है, और इसका जो एक्स का कोफिशिएंट है, वाई का कोफिशिएंट है और जो जेड का कोफिशिएंट है, इनकी आपस में गुणा करके अगर मैं जोड़ दूंगा तो वो जीरो आएगा। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें अपने काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी हो जाए। ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा, AX प्लस में BY प्लस में CZ माइनस प्लस का A माइनस का 3B माइनस का 2C बराबर 0। तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो AX प्लस में BY प्लस में CZ बराबर माइनस का A प्लस का 3B प्लस का 2C, ठीक है। तो इस समतल की जो इक्वेशन वो कुछ इस रूप की है और एक इक्वेशन हमारे पास इस रूप की है। तो दोनों समतल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया, A1 गुना A2 प्लस में B1 गुना B2 प्लस में C1 गुना C2, इसका हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो क्या आएगा, A की 1 के साथ गुना हो जाएगी, डेट इज़ 1। A की 1 के साथ गुना हो जाएगी, डेट इज़ A, प्लस में B की 2 के साथ गुना हो जाएगी यानी कि 2B, और C की 3 के साथ गुना हो जाएगी यानी कि 3C। ये बराबर हो जाएगा हमारे किसके, 0 के, ठीक है। अब सेम चीज़ इन दोनों में अप्लाई करेंगे। भाई ये समतल और ये समतल दोनों, ये भी दोनों भी तो परपेंडिकुलर है ना। तो सेम कंसेप्ट जो यहाँ पे अप्लाई किया हमने, वही सेम कंसेप्ट इन दोनों पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो A की 3 के साथ गुना हो जाएगी यानी कि 3A, B की हमारी 3 के साथ गुना हो जाएगी यानी कि 3B, C की हमारी 1 के साथ गुना हो जाएगी यानी कि C बराबर 0, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सोल्व कर लीजिए। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके जो वैल्यू आए ना उसको आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, आपको इस समतल की इक्वेशन मिल जाएगी। समझ में आया? वापस समझो, ये समतल इन दोनों समतलों पे परपेंडिकुलर है। तो हमने इस समतल की एक टेम्पररी इक्वेशन निकाल ली, पूरी तो नहीं निकली लेकिन जितनी निकली काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इस समतल की इक्वेशन निकाली जो कि ये है ना, और इस समतल की इक्वेशन हमें देखिए। अब चूंकि ये दोनों समतल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो हम इस कंसेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि भाई A1 गुना A2 प्लस में B1 गुना B2 प्लस में C1 गुना C2 बराबर होगा 0 के। तो वहाँ से ये क्वेश्चन बन के आई। सेम इसी कंसेप्ट का हम इस्तेमाल हमने इन दोनों पे अप्लाई कर दिया, तो वहाँ से हमारे पास ये क्वेश्चन बन के आई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे पुट कर दूंगा और मुझे इस समतल की इक्वेशन मिल जाएगी। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको लिख के दिखाता हूँ, आपको वहाँ पर ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। कंसेप्ट तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा होगा कि मैंने क्या किया है। इसको लिख के दिखा देता हूँ। देखो, आप क्या देना यहाँ पे, सबसे पहले आप कहना कि चूंकि जो समतल है वो इस पॉइंट से पास होता है, तो समतल का जो समीकरण होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा कुछ इस रूप का हो जाएगा। x प्लस में 1 इंटू ए, यहाँ से मैं देख के कर रहा हूँ बेटा, प्लस में y माइनस का 3 इंटू का b प्लस में z माइनस का 2 इंटू का c बराबर 0, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो समतल है और ये जो समतल है ये दोनों परपेंडिकुलर है ना। एक काम करो, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डेट इज़ AX प्लस में A प्लस में BY माइनस का 3B प्लस में CZ माइनस का 2C बराबर 0। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो AX प्लस का BY प्लस का CZ बराबर, ए उस तरफ जाएगा माइनस का ए हो जाना है, ठीक है। वहाँ जाके प्लस का 3B हो जाना है और इसी तरीके से वहाँ जाकर के प्लस का 2C हो जाना है, ठीक है। अब ये जो समतल है और ये जो समतल है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो हम इसी बात को लिख देते हैं। इसको लेट से मैं समतल नंबर 1 मान लेता हूँ। हम कहेंगे चूंकि समतल नंबर 1, समतल नंबर जो 1 है वो इन दोनों समतलों पर परपेंडिकुलर है। x प्लस 2y प्लस का 3z बराबर का 5 और 3x प्लस में 3y प्लस में z बराबर 0 पर लंबवत है, परपेंडिकुलर है।
तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमने फॉर्मूला नहीं सीखा था A1 A2 B1 B2 प्लस में C1 C2 बराबर 0 वाला, है ना, उसका हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान से समझिए, जो समतल नंबर 1 है, ये समतल इस समतल पर परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका एक्स का कोफिशिएंट है और जो इसका एक्स का कोफिशिएंट है, इनकी गुणा कर लो। गुणा करना ए आएगा, इसके वाई का कोफिशिएंट और इसके वाई के कोफिशिएंट की गुणा कर लो 2b आएगा, इसका जेड का कोफिशिएंट और इसके जेड के कोफिशिएंट की गुणा कर लो 3c आएगा, और इन तीनों का जोड़ क्या आएगा 0 आएगा। ये चीज़ मैं आपको बताया ना, क्योंकि दो परपेंडिकुलर होंगे तो ये फॉर्मूला लगना है। सेम चीज़ के साथ भाई ये जो समतल है वो इसके साथ भी परपेंडिकुलर है, ये जो समतल है वो इसके साथ भी तो परपेंडिकुलर है। तो ये जो कंसेप्ट हमने यहाँ पे अप्लाई किया वो इन दोनों पे भी तो अप्लाई होगा, यानी कि 3 गुना ए प्लस में 3 गुना बी प्लस में सी बराबर हो जाएगा 0 के। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लूँगा। वीडियो पॉज करो, अपने आप इसको सोल्व कर लो। थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको मान लेते हैं थर्ड, क्योंकि फर्स्ट तो इसको माना हुआ था ना इसलिए। तो हम कह देंगे इक्वेशन सेकंड व थर्ड को हल करने पर अब सेकंड और थर्ड को हल कैसे करेंगे, रफ कॉपी पे करके दिखा देता हूँ। तो एक काम करता हूँ, सेकंड की 3 से गुणा कर देता हूँ, करके दिखाने की जरूरत नहीं है टीचर को, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये क्वेश्चन कुछ ऐसी है ही। घटा दो, ये क्या 3b प्लस में 8c बराबर 0। यहाँ से अगर मैं b की वैल्यू निकालूँ तो आ जाएगी माइनस का 8c बाय में 3। b की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो 3a प्लस में 6 इंटू माइनस का 8c अपॉन में 3 प्लस में 9c बराबर 0। 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 3a माइनस का 16c प्लस का 9c बराबर 0। 3a माइनस का 7c बराबर 0, और यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू निकालूँ तो आ जाएगी हमारे पास 7c बाय में 3, ठीक है। तो जब मैंने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो मेरे पास a और b की वैल्यू आ गई c की टर्म में। कोई बात नहीं, यहाँ पर a और b की जो वैल्यू आई है ना, इनको आप किसके अंदर पुट कर दीजिए, इनको आप इसके अंदर पुट कर दीजिए, इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है ना। इस इक्वेशन के अंदर आप पुट करेंगे ना तो वहाँ से कुछ ना कुछ तो बनेगा ही बनेगा, पक्की बात है। इसके अंदर पुट करिए, तो हम यहाँ पे कह देंगे कि समीकरण नंबर 2 और 3 को हल करने पर a की तो वैल्यू आई है 7c बाई 3 और b की वैल्यू आई है हमारे पास माइनस का 8c बाई 3, ठीक है। इन वैल्यूज़ को मैं किसके अंदर पुट कर रहा हूँ, एक में पुट कर रहा हूँ, क्योंकि अपने को तो समतल का इक्वेशन चाहिए ना। तो इसलिए मैंने इन वैल्यूज़ को इस समतल नंबर 1 की इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया। थोड़ा सा नीचे लेके जा रहा हूँ बेटा। तो इन वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7c बाई 3 इंटू एक्स माइनस का 8c बाई 3 इंटू वाई प्लस में c इंटू जेड बराबर माइनस का 7c बाई 3 माइनस का 24c बाई 3 प्लस का 2c। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवा रखा है उदाहरण में, आपको ध्यान हो तो ये हो जाएगा हमारे पास 7c एक्स बाई 3 माइनस का 8c वाई बाई 3 प्लस में c जेड बराबर, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 3। ये हो जाएगा माइनस का 7c माइनस का 24c प्लस में 6c, ठीक है। इसका भी आप एलसीएम ले लो ना, तो इसका अगर मैं एलसीएम लूँगा तो ये कुछ इस तरीके से हो जाना है, दोनों तरफ से 3 से 3 कट गया, है ना। हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगी, आप एक काम करिएगा, दोनों तरफ सी से भाग कर दीजिएगा, दोनों तरफ आप सी से भाग कर दीजिएगा। तो जो इक्वेशन बन के आएगी वो आपकी कुछ इस तरीके से बन के आएगी, 8x माइनस का 7x माइनस का 8y प्लस का 3z बराबर माइनस का 7 माइनस का 24 माइनस का 31 और प्लस का 6 यानी कि माइनस का 25, समझे। तो ये हमारे पास इस समतल की इक्वेशन आ गई। कितना अच्छा क्वेश्चन था भाई, और इस टाइप का क्वेश्चन आप उदाहरण में कर चुके हैं, समझिए कैसे किया हमने। ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। क्या लिखा था कि ये जो समतल है वो इन दोनों समतल के परपेंडिकुलर है, तो हमने इस समतल की इक्वेशन निकाल ली, कच्ची पक्की निकली है, निकल तो गई।
ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है A1 गुना A2 प्लस B1 गुना B2 प्लस C1 गुना C2 बराबर 0 होना ही है, तो वहाँ से ये बन के आ गया। ऐसे ये और ये पे भी सेम कंसेप्ट अप्लाई किया, तो वहाँ से ये बन के आ गया। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व किया, ये वैल्यू आई, इन दोनों वैल्यू को इसके अंदर ढाला, तो वहाँ से हमारे पास समतल की इक्वेशन आ गई। सिंपल, समझे? तो ऐसे हमने इसको सोल्व किया बेटा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, क्या है कि ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है वो इस समतल से सेम डिस्टेंस पर है। पी का वैल्यू याद करो, कैसे याद करेंगे समझो। तो हमसे क्या रखा है कि ये पॉइंट और इस समतल के बीच की जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट और इस समतल के बीच की डिस्टेंस कैसे ज्ञात करते थे, क्या सूत्र होता था, पता है? तो आपको बिल्कुल पता है। पॉइंट और समतल के बीच की दूरी को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता था? तो आप कहेंगे सर इस समतल की इक्वेशन को सबसे पहले हम कार्तीय रूप में लिख देते थे, है ना। वैसे आप नहीं लिखोगे तब भी आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन फॉर्मूला किसी को याद रहता नहीं है। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि इस समतल की इक्वेशन को आप कार्तीय रूप में चेंज कर लें। वो कैसे करेंगे? आई कैप जे कैप के कैप के साथ एक्स वाई जेड चिपका दें और बस हो गया आपकी कार्तीय समीकरण में समतल तैयार। अब देखिए, अब ध्यान से फॉर्मूला आराम से लग जाएगा, आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। क्या है कि ये पॉइंट और ये समतल के बीच की डिस्टेंस बराबर है ये पॉइंट और इस समतल के बीच की डिस्टेंस की। तो इस पॉइंट और इस समतल के बीच की डिस्टेंस याद कर लेते हैं। इस पॉइंट और इस समतल के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? ये होगी जी मापांक। इस पॉइंट को अपन इस समतल की इक्वेशन के अंदर ढाल देते थे, याद हो तो आपको, ढाल दो फिर। तो 1 को यहाँ पे ढालेंगे तो 3 एकम 3 जमा में 4 एकम 4 माइनस का 12p जमा का 13 बटे में अपन क्या करते थे? अंडर रूट करते थे। किसका? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर दो। 9 जमा 16 जमा 144। तो इस पॉइंट और इस समतल के बीच की डिस्टेंस ये है बेटा। ऐसे ही इस पॉइंट और इस समतल के बीच की डिस्टेंस बताना। तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगी, इस पॉइंट को इसके अंदर ढाल दो, माइनस का 9 जमा 0 माइनस का 12 जमा में 13 बटे में अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, वापस से वही, है ना। आप कहेंगे सर आपने इन दोनों को बराबर क्यों लिखा? बराबर इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा था भाई, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर हैं। क्वेश्चन में क्या नहीं लिखा? इस पॉइंट और इस समतल की डिस्टेंस जो कि ये आई, इस पॉइंट और इस समतल की डिस्टेंस जो कि ये आई, ये दोनों बराबर हैं, ऐसा क्वेश्चन में क्या तो रखा है। तो इन दोनों को बराबर रख दिया। अब यहाँ पे आप सोल्व कर लीजिए, पी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। सोल्व करके दिखा देता हूँ। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इसको। 4 3 कितना हो गया? 7 7 13 20। तो हो गया 20 माइनस का 12p का मापांक बटे में ये हो जाएगा हमारे पास 144 और 6 50 60 169 का रूट होता है 13। ठीक है, 13 का मापांक तो 13 होता है। तो मैंने क्या किया? मापांक को स्प्लिट कर लिया, ऊपर लगा दिया नीचे लगा दिया। सेम चीज़ के साथ करेंगे। तो माइनस का 9 माइनस का 12 माइनस का 21 माइनस का 21 प्लस का 13 यानी कि 7 और 8 माइनस का 8 माइनस 8 का मापांक होता है 8 बटे में 13। इसका अगर मैं रूट करूँ तो 13 ही आएगा ना। ये गया खत्म। अब हमारे पास ये बच गया। अब एक तरफ मापांक है एक तरफ मापांक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब हम यहाँ से मापांक हटाते हैं ना तो यहाँ पे प्लस माइनस लग जाता है। तो लगा दीजिए प्लस माइनस। तो ये हो जाना हमारे पास 20 माइनस का 12p बराबर एक बार तो प्लस का 8 और एक बार माइनस का 8। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। तो माइनस का 12p बराबर माइनस का 12 और p की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। इसको सोल्व करते हैं। माइनस का 12p बराबर माइनस का 28 और p की वैल्यू आ गई हमारे पास 28 बटे में 12। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने p की वैल्यू याद कर ली बेटा। कितना सिंपल सा था। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, क्या लिखा है कि एक ये समतल है और एक दूसरा समतल है। इन दोनों समतलों के जो प्रतिच्छेदन है ना, जहाँ पे दोनों समतल एक दूसरे को काटते हैं, वहां से जाने वाला और एक्स अक्ष के समांतर बनने वाले तल का समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे समझिए। तो एक ये समतल है और एक ये समतल है। सबसे पहले इनको कार्तीय रूप में लिख लेते हैं, वहां से सोल्व करना ज़्यादा आसान रहेगा। तो उसको मैं कार्तीय रूप में लिखूंगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड माइनस का 1 बराबर 0। मैंने कुछ ऐसा ऐसा बना लिया। अगर मैं इसको कार्तीय रूप में चेंज करूँगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 3y माइनस का z प्लस का 4 बराबर 0। ठीक है ना। कैसे कार्तीय रूप में चेंज करते हैं? आई कैप जे कैप और के कैप के साथ आई कैप जे कैप और के कैप की जगह एक्स वाई जेड लिख दो, अपने आप ही कार्तीय रूप में चेंज हो जाता है। बाकी सबको भूल जाना आप। ठीक है, समतल को अगर आपको कार्तीय रूप में चेंज करना ना तो आप ऐसे कार्तीय रूप में चेंज करते हैं। तो हमसे क्या लिखा है कि ये दो समतल हैं, ये दोनों समतल जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं ना, वहाँ से एक तीसरा समतल गुजर रहा है।
ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि उस तीसरे समतल की इक्वेशन कैसी होगी, तो आप कहेंगे सर उस तीसरे समतल की इक्वेशन होगी φ1 प्लस में लैम्डा टाइम्स φ2 बराबर 0। याद हो तो मैंने आपको ऐसे करवाया था, ठीक है। तो हम कह देंगे कि वह समतल जो इस समतल दैट इज x प्लस में y प्लस में z माइनस 1 बराबर 0 और इस समतल दैट इज 2x प्लस में 3y माइनस का z प्लस में 4 बराबर 0 के प्रतिच्छेदन से गुजर रहा है, के प्रतिच्छेदन से गुजरता है, उसकी समीकरण क्या हो जाएगी हमारे पास? उसकी समीकरण हो जाएगी जी हमारे पास ये, यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, ठीक है, यानी कि x प्लस में y प्लस में z माइनस का 1 प्लस में लैम्डा टाइम्स ये 2x प्लस में 3y माइनस का z प्लस में 4 और फिर बराबर 0। कहने का मतलब कि वह समतल जो इन दो समतलों के प्रतिच्छेदन से गुजरता है ना, उस समतल की इक्वेशन कुछ ऐसी ऐसी होती है बेटा, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ठीक है जी, अब मुझे चाहिए लैम्डा की वैल्यू। अब लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालूंगा वो समझिएगा आप। अब मुझे क्या रखा है कि ये जो हमारा समतल है ना, ये जो हमारा समतल है वो इस x अक्ष के समांतर है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करिएगा, ये समतल इस रेखा के समांतर है। x अक्ष मतलब एक रेखा ही होगी बेसिकली, है ना। ये जो समतल है वो एक रेखा के समांतर है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा ना उसको आप ध्यान से समझिए। देखो ये समतल है मान लो, ठीक है, और ये रेखा है। अगर एक समतल एक रेखा के समांतर होता है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो समझिएगा आप। देखो अगर कोई दो रेखाएं समांतर होती ना तो मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करता, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, है ना। ये वाला फॉर्मूला क्यों अप्लाई करते थे? क्योंकि अगर कोई दो रेखाएं समांतर हैं तो इन दो रेखाओं के पैरेलल जो वेक्टर बनते हैं वो भी बेसिकली समांतर होते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते थे। ऐसे अगर मान लो कोई दो समतल अगर समांतर होते हैं ना, दो समतल अगर समांतर होते हैं तब भी अपन यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्यों? क्योंकि अगर दो समतल समांतर हैं तो दो समतलों के ऊपर जो परपेंडिकुलर वेक्टर बन रहा है वो भी समांतर होंगे, ऑब्वियस सी बात है, तब भी ये फॉर्मूला अप्लाई होता था। लेकिन अगर एक रेखा और एक समतल समांतर है ना तब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पेन बदल जा भाई, बदल गया। क्योंकि अगर एक रेखा और एक समतल समांतर है ना बेटा, तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस रेखा के समांतर जो सदिश बन रहा है और इस समतल के परपेंडिकुलर जो वेक्टर सदिश बन रहा है, समझ रहे हो, इस रेखा के समांतर जो सदिश बन रहा है और इस रेखा के समांतर जो सदिश बन रहा है और इस समतल के परपेंडिकुलर जो वेक्टर बन रहा है, ये दोनों के दोनों समांतर नहीं है। ये दोनों के दोनों बेसिकली एक दूसरे को 90 पे काट रहे हैं। और दो वेक्टर अगर एक दूसरे को 90 पे काट रहे हैं तो इसका मतलब हम वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? हम वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? इस चीज़ को समझिएगा। देखो वापस समझाता हूँ मैं तुमको। ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला तब अप्लाई करना है जब दो रेखाएं समांतर हों, तब कर लो, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये वाला फॉर्मूला तब अप्लाई कर सकते हो जब दो रेखाएं समांतर हों या फिर दो समतल समांतर हों, तब कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है ना। क्योंकि अगर दो रेखाएं समांतर है तो उन दो रेखाओं के पैरेलल जो वेक्टर बनते हैं वो भी समांतर होते हैं, इसलिए फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। दो समतल अगर समांतर है तो इन दो समतलों के परपेंडिकुलर जो वेक्टर बनते हैं वो भी समांतर होते हैं, इसलिए फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। लेकिन अगर एक रेखा और एक समतल समांतर है ना, तो उस स्थिति में अगर आप देखें तो रेखा के समांतर जो सदिश बन रहा है और समतल के परपेंडिकुलर जो सदिश बन रहा है, ये दोनों समांतर नहीं रहते, ये दोनों एक दूसरे को 90 पे काटने लगते हैं। यहाँ पर समांतर रह रहे थे, यहाँ पर समांतर रहते तो इसलिए फॉर्मूला लग गया ये, लेकिन यहाँ पर समांतर नहीं रह रहे हैं, यहाँ पर एक दूसरे को 90 पे काट रहे हैं, तो इसलिए आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। समझ में आ गई? जब बात दो रेखाओं की आती है या फिर दो रेखाओं की आती है या फिर दो समतलों के बीच में आती है ना, तब फॉर्मूले से यही रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बात आती है रेखा और समतल के बीच की, तब फॉर्मूले पलट जाते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? इसको रटना मत, मैंने को समझाई भी थी जब मैं इसकी डेरिवेशन करा रहा था ना, तो उस दौरान मैंने समझाई भी थी ये बात कि भाई इसका फॉर्मूला रट लो, इसका फॉर्मूला रट लो, कोई दिक्कत नहीं, इसका फॉर्मूला मत रखना, इसकी डेरिवेशन ध्यान रखना। डेरिवेशन ध्यान रखोगे तो फिर फॉर्मूला खिचड़ी नहीं बनाओगे तुम, बेसिकली कहने का मतलब ये था मेरा। तो अपन ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। कैसे अप्लाई करेंगे समझाता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इन दोनों में से मैं अगर एक्स कॉमन निकाल लूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 2 लैम्डा। इन दोनों में से अगर मैं वाई कॉमन निकाल लूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 3 लैम्डा। इन दोनों में से अगर मैं जेड कॉमन निकाल लूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस का लैम्डा, फिर जो बच गया उसको लिख दो माइनस का 1 प्लस में 4 लैम्डा बराबर 0। ऐसा हो गया, ठीक है। अब हमसे क्या रखा है कि ये जो हमारे पास समतल है,
ये जो हमारे पास समतल है वो इस एक्स अक्ष के समांतर है, ये बात हमसे बोल रखी है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कि इसको समतल को लेट से मैं समतल नंबर 1 मान लेता हूँ। मैं कहूँगा समतल नंबर 1 जो है भाई साहब वो हमारा एक्स अक्ष के समांतर है। अब एक्स अक्ष को अगर मुझे कार्तीय रूप में लिखना हो तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? एक्स अक्ष की इक्वेशन को अगर मुझे कार्तीय रूप में लिखना हो, सदिश रूप में भी लिख सकते हो वैसे तो, लेकिन मैं कार्तीय रूप में चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ये भी कार्तीय रूप में है। तो एक्स अक्ष की जो कार्तीय रूप में इक्वेशन होती है ना, वो होती है हमारे पास एक्स अपॉन 1 बराबर वाई अपॉन 0 बराबर जेड अपॉन 0। आप ध्यान रख लें कि एक्स अक्ष की जो कार्तीय रूप, एक्स अक्ष का जो कार्तीय रूप में समीकरण होता है वो ये ऐसा ऐसा होता है। समझ में आ गई? मैं इस टाइप का क्वेश्चन भी कराया था, उसमें सदिश रूप में लिखा था मैंने उसको, अब मैंने उसको बस कार्तीय रूप में लिख दिया। तो मैं कह दूंगा कि ये जो समतल नंबर 1 है वो इस रेखा के समांतर है। ठीक है, अब अगर एक समतल एक रेखा के समांतर होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगता था? फॉर्मूला लगता था सर जी हमारे पास, थोड़ा सा नीचे हो जा भाई, हाँ, फॉर्मूला लगता था सर जी हमारे पास a1 गुणा a2। a1 क्या है हमारे पास? इसका x का कोफिशिएंट। a2 क्या है? ये जो लिखा हुआ यहाँ पे, तो इसके साथ गुणा कर लें, यानी कि 1 + 2 लैम्डा की इसके 1 के साथ गुणा हो जाएगी, इसकी 0 के साथ गुणा हो जाएगी, वो तो 0 आना है, इसकी 0 के साथ गुणा हो जाएगी, वो भी 0 आना है, और इन सबका जोड़ क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी? मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई -1/2। अभी जो लैम्डा की वैल्यू आई है ना, इसको अपन इसके अंदर पुट कर देंगे, इसके अंदर पुट कर दो, चाहे तो आप इसके अंदर पुट कर दो, आपकी मर्जी है, आपको समतल का समीकरण मिल जाएगा। लिख देता हूँ, अतः समतल का समीकरण, समतल का समीकरण क्या आ जाएगा बेटा? समतल का समीकरण आ जाएगा सर जी हमारे पास, इसके अंदर पुट कर देते हैं, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। ये आ जाएगा 2x प्लस में 2y, एलसीएम ले लिया मैंने, ठीक है, माइनस का 2z प्लस में 2x प्लस में 2y प्लस का 2z माइनस का 2x माइनस का 3y प्लस का z माइनस का 4 बराबर 0। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, मैंने लैम्डा वैल्यू यहाँ पे पुट करके एलसीएम ले लिया बेटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x से 2x गया, 2y माइनस 3y माइनस का y, 2z प्लस z 3z, ठीक है, माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6 बराबर 0। तो वो जो समतल है उसकी इक्वेशन कुछ ऐसी ऐसी है, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो बेटा, क्या क्या कि यदि O जो है वो मूल बिंदु है और एक पॉइंट है P जिसके निर्देशांक ये हैं, तो इस P पॉइंट से जाने वाले और OP के परपेंडिकुलर तल का समीकरण ज्ञात करें। ठीक है, समझो, एक तो है जी हमारा ओरिजिन जिसको हम O बोल रहे हैं, ठीक है, एक है पॉइंट P जिसके निर्देशांक है 1, 2, -3। इन दोनों को हमने मिला दिया लेट से, ठीक है। तो हमसे बोला है कि इस P पॉइंट से गुजरने वाले और OP के परपेंडिकुलर बनने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करना है। बहुत आसान है, इस P पॉइंट से गुजरने वाला जो समतल है, लेट से कि वो समतल कुछ इस तरीके का है, समझ रहे हो? मान लो कि वो जो समतल है वो कुछ इस तरीके का है, लेट से ये समतल इस P पॉइंट से गुजर रहा है और इसके परपेंडिकुलर ही है, इस OP रेखा के परपेंडिकुलर भी है। तो हमें इस समतल का हमें इक्वेशन ज्ञात करना है। अब समतल का इक्वेशन ज्ञात करने के लिए एक तो पासिंग पॉइंट होना चाहिए, वो हमारे पास है, और एक इसके परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, एक इसके परपेंडिकुलर अपने को वेक्टर चाहिए। अब सर वेक्टर कैसे पता करें? आप एक काम करो ना, ये जो आपका OP आपको मिला हुआ है, O के कोऑर्डिनेट आपको मालूम है 0,0,0। अगर आपको कोई 2 पॉइंट मिले हुए हैं तो क्या आप उन 2 पॉइंट्स की सहायता से वेक्टर नहीं ज्ञात कर सकते? भाई अभी तो आप OP को रेखा समझ रहे हो, लेकिन अगर हम देखें तो अगर मैं इस OP पर एक वेक्टर ड्रॉ कर दूं तो क्या मैं उस वेक्टर का नाम नहीं पता कर सकता? क्या आपको बिल्कुल पता कर सकते हैं। समझिए ध्यान से, मुझे किसी समतल की इक्वेशन ज्ञात करने के लिए एक तो पासिंग पॉइंट चाहिए, वो मेरे पास है, एक उस समतल के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए। वो कैसे निकालूंगा? मुझे 2 पॉइंट दे रखे हैं ना, तो मैं क्या करूंगा, इन 2 पॉइंट्स के बीच में एक वेक्टर ड्रॉ कर दूंगा कुछ इस तरीके से। क्या मैं इस वेक्टर का नाम नहीं पता कर सकता? आपको सब बिल्कुल पता कर सकते हैं। अगर हमें 2 पॉइंट दे रखे हों और हमें वेक्टर का नाम पता करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है सर जी हमारे पास, इस वेक्टर का नाम पता करना है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इन दोनों को घटा दो, 1 में से 0 गया 1 i कैप, प्लस में से 2 में से 0 गया 2 j कैप, प्लस में -3 में से 0 गया माइनस का 3 k कैप। तो ये जो वेक्टर इसका नाम ये होगा। आपको समझाया था मैंने कि अगर आपको कोई 2 पॉइंट दे रखे हो ना और आपको उनके बीच में वेक्टर ड्रॉ करना हो
और अगर आपको उस वेक्टर का नाम जानना हो तो आप क्या करिए, उन दोनों पॉइंट्स को हटाइए, आई कैप जे कैप के कैप लिखिए, उस वेक्टर का अपने आप नाम आ जाएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर वेक्टर हमें पता चल चुका है, पासिंग पॉइंट हमें गिवन है ही, तो फॉर्मूला लगा दीजिएगा डायरेक्टली, है ना। कैसे लिखेंगे समझाता हूँ। तो हम कहेंगे कि समतल से गुजरने वाला बिंदु, समतल पर स्थित बिंदु लिख दो चाहे, समतल पर स्थित बिंदु, इसको मैं ए वेक्टर बोल देता हूँ। ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसके साथ आई कैप जे कैप के कैप लगा दो, तो आई कैप प्लस में 2 जे कैप माइनस का 3 के कैप। ठीक है, समतल पर, समतल पर लंबवत सदिश, लंबवत सदिश जिसको अपन बोलते हैं एन वेक्टर, याद हो तो आपको, इसको हम क्या बोलते हैं एन वेक्टर, वो क्या हो जाएगा, इन दोनों पॉइंट्स को घटा करके आई कैप जे कैप के कैप लगा दो, तो वो हो गया था हमारे पास 1 आई कैप प्लस में 2 जे कैप माइनस का 3 के कैप। तो समतल का समीकरण कैसे निकल जाएगा, डायरेक्टली सूत्र लगाएंगे। समतल का समीकरण का सूत्र क्या होता है, अगर आपको एक पासिंग पॉइंट दे रखा हो और परपेंडिकुलर वेक्टर आपको मिला हो, तो समतल के समीकरण का सूत्र क्या होता है हमारे पास, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट में एन वेक्टर बराबर 0। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं बस वैल्यू डाल करके। तो आर वेक्टर में से ए वेक्टर को डालो तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, डॉट एन वेक्टर हमारे पास क्या है, ये है, लिख दो, बराबर 0। अगर आप इसको और ज़्यादा सोल्व करना चाहें तब भी कर सकते हैं, अदरवाइज इतना भी छोड़ सकते हैं, मैं करके दिखा देता हूँ। तो इसके साथ भी डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी, इसके साथ भी डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी, तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना तो हो जाएगा माइनस का 1 प्लस 2 माइनस का 9, नहीं 1 प्लस 4 गुणा होते हैं ना, 1 प्लस में 4 माइनस का 1 प्लस में 4 प्लस का 9 सॉरी, बराबर 0। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस में 2 जे कैप माइनस का 3 के कैप, ये हो गया हमारे पास 14 हो गया, वहाँ जाके प्लस का 14 हो गया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया बेटा। ठीक है, ऐसे सोल्व करना था। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो बेटा, क्या है कि ये समतल है और एक ये दूसरा समतल है, इसका जो प्रतिच्छेदन रेखा है ना, उसको अंतर्विष्ट करने वाले, मतलब उसके प्रतिच्छेदन रेखा पे बनने वाले, और इस तल के परपेंडिकुलर जो तल बन रहा है ना, उसका समीकरण याद करें। बहुत सिंपल है, कैसे, सबसे पहले तो आप इनको कार्तीय रूप में चेंज कर लें, इनको कार्तीय रूप में चेंज कर दो, तो मैं लिख देता हूँ कार्तीय रूप में बदलने पर, समझाता हूँ अभी मैं तुमको। ठीक है, कार्तीय रूप में बदलने पर, तो अगर मैं इसको कार्तीय रूप में बदलूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस में 2y प्लस में 3z माइनस का 4 बराबर 0, इसको बदलूंगा तो। ठीक है, और इसको बदलूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस में y माइनस का z प्लस का 5 बराबर 0। कार्तीय रूप में कैसे बदलते हैं समतल को, जो आई कैप जे कैप के कैप होता है ना, उसके जगह एक्स वाई जेड लिख दो, सिंपल। ये बाकी भूल जाओ, आर वेक्टर डॉट ये सारी चीज़ भूल जाओ, अपने आप कार्तीय रूप में बदल जाता है। तो मैंने इनको कार्तीय रूप में बदल दिया। अब एक समतल ऐसा है जो कि इन दोनों के प्रतिच्छेदन रेखा से गुजर रहा है, तो इन दोनों के प्रतिच्छेदन रेखा से जो समतल गुजरेगा उसकी इक्वेशन कैसी होगी बताना जरा एक बार। तो आप कहेंगे सर एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं समतल नंबर 1, इसको मान लेते हैं समतल नंबर 2। तो मैं कह देता हूँ कि समतल 1 व 2 से, समतल 1 व 2 के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाला समतल, प्रतिच्छेदन से गुजरने वाला जो समतल होगा उसकी इक्वेशन क्या होगी बताना जाए एक बार। आपका आंसर उसकी इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास 5 1, इसको अपन 5 1 बोलते थे, या तो डायरेक्टली लिखेंगे। ठीक है ना, 5 1 यानी कि x प्लस में 2y प्लस में 3z माइनस का 4 प्लस में लेमडा टाइम्स 5 2, दैट इज दिस 2x प्लस में y माइनस का z प्लस का 5 बराबर 0। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो इसमें और इसमें दोनों में से x कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस में 2 लैम्डा, इसमें और इसमें इन दोनों में से अपन y कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस में लैम्डा, और इसमें और इसमें इन दोनों में से अपन z कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस का लैम्डा। ठीक है ना, और माइनस का 4 प्लस में 5 लैम्डा बराबर 0।
ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लिया। अब क्या क्या कि ये जो समतल है ना और ये जो समतल है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब ये समतल और ये समतल अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर अपन ये वाला सूत्र लगा सकते हैं, A1 गुना A2 प्लस में B1 गुना B2 प्लस में C1 गुना C2 बराबर 0, ये वाला, इसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ यहाँ पे। तो इसी का मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा, उससे मुझे लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे ढाल करके मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। समझ रहे हो? तो मैं इस कंसेप्ट का यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ। मैं कह दूंगा इस चीज़ को, सबसे पहले मैं इसको कार्तीय रूप में बदल लेता हूँ। इसको कार्तीय रूप में बदलना बताना फटाफट से। तो आप कहना कि यहाँ अगर मैं इसको कार्तीय रूप में बदलूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x प्लस 3y माइनस 6z प्लस 8 बराबर 0। और ये वाला समतल, इसको लेट से मैं समतल नंबर 3 नाम देता हूँ, ठीक है। और समतल नंबर 3 एक दूसरे पर लंबवत है, परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अपन वो वाला सूत्र लगा सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, यानी कि इसका x का कोफिशिएंट, इसका x का कोफिशिएंट, इनके गुणा कर लो। ये हो जाएगा सर जी हमारे पास 5 प्लस में 10 लैम्डा प्लस में इसका y का कोफिशिएंट, इसका y का कोफिशिएंट, इनके गुणा कर लो, यानी कि 6 प्लस में 3 लैम्डा। फिर इसका z का कोफिशिएंट और इसका z का कोफिशिएंट, इनके गुणा कर लो, यानी कि माइनस का 18, डायरेक्टली लिख देता हूँ, माइनस का 18 और प्लस में 6 लैम्डा, है ना, बराबर 0। भाई A1 गुणा A2 प्लस B1 गुणा B2 प्लस C1 गुणा C2 बराबर 0 होगा ना, अगर ये दोनों लंबवत है तो उसी कंसेप्ट का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया। सोल्व करते हैं। 10 और 3 13, 13 और 6, 13 और 6 हो गया जी हमारे पास 19 लैम्डा, ठीक है। 5 और 6 11 और 11 माइनस का 18, यानी कि माइनस का 7 बराबर 0। तो यहाँ से अगर मैं लैम्डा की वैल्यू निकालूँ तो आ जाएगी 7/19। अब लैम्डा की वैल्यू को इसके अंदर पुट करके अपन इस समतल के इक्वेशन याद कर लेते हैं। इसके अंदर पुट कर दो चाहे इसके अंदर पुट कर दो, आपकी मर्जी है ना। तो हम क्या देंगे, थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हूँ। तो समतल का समीकरण, ऐसा समतल जो कि इन दोनों के प्रतिच्छेदन से भी गुजर रहा है और इस समतल के परपेंडिकुलर भी है, उसका इक्वेशन अपन ज्ञात कर रहे हैं। तो अपन इसको इसके अंदर ढाल देंगे, इसके अंदर ढाल दो चाहे इसके अंदर ढाल दो, आपकी मर्जी है। मैं इसके अंदर ढाल रहा हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर आप सोल्व करेंगे ना इसके अंदर ढाल करके सोल्व करेंगे इसको अच्छी तरह से, तो ये आपके पास हो जाएगा 19x प्लस में 19 दूनी 38y प्लस में 19 दिया 57z माइनस का 19 चौका 76 प्लस में 7 इंटू 2x प्लस में y माइनस का z प्लस का 5 बराबर 0। मैंने एलसीएम ले लिया भाई यहाँ पे ढाल करके, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 19x प्लस का 38y प्लस का 57z माइनस का 76 प्लस में 14x प्लस में 7y माइनस का 7z प्लस में 35 बराबर 0। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। 19 और 14 कितना हो गया, 19 और 10 29, 29 और 4 33, ठीक है। 38 और 7 कितना हो गया, 38 और 10 48, 48 में 45, ठीक है। 57 और 57 में से 7 गया 50, माइनस का 76 प्लस का 35, यानी कि 35 और 6 41 बराबर 0। तो ये हमारे पास उस समतल की क्वेश्चन आ गया बेटा। आई होप्स आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, क्या क्या कि इस पॉइंट से इस रेखा और समतल के प्रतिच्छेदन बिंदु के मध्य की दूरी ज्ञात करें, ठीक है। समझ रहे हो भाई, ये रेखा और ये समतल जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं ना, अपने को सबसे पहले वो पॉइंट निकालना पड़ेगा। वो पॉइंट निकल गया, उस पॉइंट के इस पॉइंट से डिस्टेंस ज्ञात कर लेंगे सूत्र लगा करके, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्टली, अपना डिस्टेंस निकल जाएगी। तो इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या होगा, सबसे पहले वो पता करना पड़ेगा। वो कैसे पता करें, प्लेन कोई भी तल और रेखा,
तल और रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अपने को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, सोचिए। तल और रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो आप कहेंगे सर सबसे पहले तो इनको कार्तीय रूप में चेंज कर लो, उसके बाद देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं इनको कार्तीय रूप में चेंज करता हूँ, वहाँ पे काम करना ज़्यादा आसान रहेगा ना बेटा, कार्तीय रूप में बदलने पर। तो अगर मैं इसको कार्तीय रूप में बदलूं तो कार्तीय रूप में कैसे बदलेंगे? तो आप कहेंगे सर ये होता है हमारे पास ए बी सी, ये होता है x1 y1 z1। तो कार्तीय रूप में बदलने पर ये हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन में a बराबर y माइनस y1 दैट इज प्लस का 1 हो जाना बेसिकली अपॉन में b बराबर z माइनस z1 अपॉन में c। तो इसको मैंने कार्तीय रूप में बदल दिया, जो कि कुछ इस तरीके से आ गया। अब एक काम करते हैं, इन सबको मैं लैम्डा के बराबर मान लेता हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था। तो अगर मैं लैम्डा के बराबर मानूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 लैम्डा प्लस 2, y की वैल्यू आ जाएगी 4 लैम्डा माइनस 1 और z की वैल्यू आ जाएगी 2 लैम्डा प्लस 2। ठीक है, अच्छा जी। अब इसको भी कार्तीय रूप में चेंज कर लूंगा और वहाँ पर मैं ये x y z की वैल्यू पुट कर दूंगा। इस टाइप का क्वेश्चन पहले कर चुका ना बेटा, तो इसको भी कार्तीय रूप में चेंज कर लो। तो कर लेते हैं। अगर मैं इसको कार्तीय रूप में चेंज करूँगा तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये x माइनस का y प्लस में z बराबर 5। ठीक है, ठीक है। बेसिकली हमने उसमें क्या किया था, इस टाइप का जो पहले क्वेश्चन आया था उसमें हमने क्या किया था, हमने क्या दिया था कि जो प्रतिच्छेदन बिंदु है उसको हमने कुछ मान लिया था x1 y1 z1। इसमें भी मान के कर सकते हो, है ना। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली कर दिया, आप चाहें तो वैसे ही कर सकते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए थे, x1 y1 z1 मान करके आप वैसे भी कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रहा हूँ, कुछ इसमें इशू है ही नहीं, इसमें मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। अब ये बात ध्यान से समझिए। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो हो जाएगी 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस का 4 लैम्डा माइनस 1 प्लस का 2 लैम्डा प्लस 2 बराबर 5। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। यहाँ से लैम्डा वैल्यू निकलेगी बेटा, लैम्डा वैल्यू को यहाँ पे डाल करके अपने को वो पॉइंट पता चल जाएंगे जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, अब केवल मैंने डायरेक्टली कर दिया, बस x1 y1 z1 नहीं मानना और कुछ नहीं है। ठीक है, चाहे आप ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, आपकी मर्जी है, दोनों सही माने जाएंगे। तो ये कुछ ऐसा हो गया, 3 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा माइनस का लैम्डा और प्लस का 2 लैम्डा दैट इज लैम्डा, और 2 प्लस 3 2 प्लस 1 3 3 प्लस 2 5 बराबर 5। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई जी 0। अब लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूंगा तो मुझे वो पॉइंट पता चल जाएगा, है ना। उस पॉइंट को लेट से मैं एक्स वाई जेड बोल देता हूँ। ठीक है, तो वो पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा जी हमारे पास ये, अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो 2 है ना -1 और 2। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ज्ञात करनी है, दो सूत्र लगा देंगे सिंपल। तो 2 -1 -2 और -1 -5 -10 के बीच की दूरी, है ना। दो ही सूत्र लगेगा सिंपल। तो ये जाएगा अंडर रूट, इसमें से ये घटाओ माइनस का 3 उसका स्क्वायर करो, इसमें से ये घटाओ तो माइनस का 5 प्लस का 1 दैट इज माइनस का 4 उसका स्क्वायर करेंगे तो 16, इसमें से घटाओ तो माइनस का 10 और माइनस का 2 यानी कि माइनस का 12 उसका स्क्वायर करेंगे तो 144। इनको जोड़ेंगे तो 169 आएगा, 169 का रूट होता है 13, यानी कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 13 यूनिट। आप चाहें तो उसको वैसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन करवाए थे। पिछले क्वेश्चन में फ़र्क क्या था कि मैंने कहा था कि ये दोनों के दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटना है, x1 y1 z1। मैंने उसको ऐसे बोल दिया था। वो पॉइंट यहाँ पे भी आता है तो इसके क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा, यहाँ पे भी आता है तो इसके क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। फिर मैंने उनको दो क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाया था इसी तरीके से। तो आप चाहें तो वैसा भी कर सकते हैं, मैंने डायरेक्टली कर दिया। दोनों तरीके ठीक है, ठीक है, आपकी मर्जी, आप जैसा चाहें वैसा कर लें। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ गया बेटा। आई होप सब क्वेश्चन में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्या कि इस पॉइंट से जाने वाली और इन दो समतलों के समांतर जो रेखा है ना उसका सदिश समीकरण ज्ञात करना है। कौन सा समीकरण ज्ञात करना है, सदिश समीकरण। कैसे ज्ञात करेंगे समझो। क्या क्या लिखा है कि भाई ये दो समतल हैं, ठीक है, बना लेते हैं लेट से कुछ इस तरीके से बना लिया। एक समतल कुछ इस तरीके से है और मान लो कि एक समतल कुछ अपना इस तरीके से है,
रैंडमली बना रहा हूँ, कभी आप इसको ऐसे समझने लग जाएं कि भाई ये दोनों आपस में समांतर होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना भाई, मैंने एक समतल यहाँ पे बना लिया, एक समतल मैंने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, इस समतल की जो इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार की है ना। इसको मैं कार्तीय रूप में ही चेंज कर लेता हूँ, ज़्यादा आसान रहेगा सोल्व करना। और इस समतल की जो इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार की है, इसको भी कार्तीय रूप में चेंज कर लेता हूँ। अब हमसे क्या रखा है कि एक रेखा है जो कि इन दोनों समतलों के समांतर है। एक रेखा है जो कि इन दोनों समतलों के क्या बेटा, समांतर है, कुछ इस तरीके से मान लो। अब ये रेखा जो है ये इस पॉइंट से पास आउट होती है 1,2,3। हमें इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है बेटा, समझो कैसे ज्ञात करेंगे। अब रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए एक तो पासिंग पॉइंट है हमारे पास। अगर मैं इस रेखा के समांतर बनने वाला सदिश पता कर लूँ, इस रेखा का जो भी समांतर सदिश होगा, मान लो कि इस रेखा के समांतर सदिश कुछ इस प्रकार से है ना, उसकी लेंथ से हमें मतलब नहीं है, बस इस रेखा के समांतर सदिश मुझे चाहिए, उसका नाम मुझे चाहिए। अगर इस रेखा के समांतर सदिश मुझे मिल जाए ना, ये वाला सदिश मुझे मिल जाए, तो मैं इस रेखा का समीकरण आसानी से बता दूंगा। समांतर को या समरेखी को बात एक ही होती है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, अब इस सदिश का मुझे नाम चाहिए, मैं इस सदिश का नाम कैसे पता करूंगा वो समझो। देखो, तो ये हमें एक तल दे रखा है। अगर हमें ये तल दे रखा है तो मैं इस तल के परपेंडिकुलर जो वेक्टर बन रहा है उसका नाम पता कर सकता हूँ। बताइए बराबर से आपको सब, बिल्कुल इस तल के परपेंडिकुलर जो वेक्टर बन रहा है वो पता कर सकते हैं ना, बिना बिना जैसे मैंने तो यहाँ पे कार्तीय रूप में चेंज किया, कार्तीय रूप में नहीं चेंज करते तो डायरेक्टली पता चल रहा था। ये जो चीज़ लिखी होती है ना, ये बेसिकली क्या होता है, इस तल के परपेंडिकुलर जो वेक्टर बन रहा होता है वो होता है। ठीक है, तो इस वेक्टर का मैं पता कर सकता हूँ। ऐसे ये जो तल हमें दे रखा है, क्या मैं इस तल के परपेंडिकुलर बनने वाला वेक्टर पता कर सकता हूँ? आपके साथ बिल्कुल पता कर सकते हैं। अब ये जो बैंगनी कलर वाला जो वेक्टर है वो बेसिकली इन दोनों के परपेंडिकुलर है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो बैंगनी कलर वाला वेक्टर बेटा, वो इस वेक्टर और इस वेक्टर दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर ही तो है। तो अगर मुझे इस बैंगनी कलर वाले वेक्टर का पता करना है तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट करा दूंगा। जैसे मैं इन दोनों वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट कराऊंगा तो मुझे ये बैंगनी कलर वाला वेक्टर मिल जाएगा। ये बेसिकली क्या होगा, ये बेसिकली इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, है ना, और वही मुझे चाहिए। आ गया हमारा आंसर। समझ में आई मेरी बात? वापिस समझो, मुझे इस रेड कलर वाली लाइन की इक्वेशन ज्ञात करनी है, उसके लिए पासिंग पॉइंट तो है, बस उसके लिए मुझे किसकी जरूरत है, इस रेड कलर वाली लाइन के पैरेलल वेक्टर की जरूरत है, इस बैंगनी कलर वाले वेक्टर की जरूरत है। इसका नाम मुझे जानना है। अब इसका नाम मैं कैसे जान सकता हूँ? तो ये तल अपने को दे रखा है, तल दे रखा है, तो इस तल के परपेंडिकुलर वेक्टर हम पता कर सकते हैं, ये हो गया। ये तल हमें दे रखा है तो इस तल के परपेंडिकुलर वेक्टर पता कर सकते हैं, ये हो गया। समझ में आ गई? अब इन दोनों वेक्टर के मैं क्रॉस प्रोडक्ट करा दूंगा। क्यों करा दूंगा क्रॉस प्रोडक्ट? क्योंकि ये जो बैंगनी कलर वाला वेक्टर है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। जो वेक्टर दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है ना, तो उस वेक्टर का पता करने के लिए हम बचे हुए दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट करा देते हैं। तो सेम जो हम यहाँ पे करेंगे, हम इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करा देंगे, उससे हमें ये बैंगनी कलर वाला वेक्टर मिल जाएगा और वही हमें चाहिए। बस फिर अपने पास पासिंग पॉइंट हो गया, पैरेलल वेक्टर हो गया, फॉर्मूला लगा के फटाफट से निकाल देंगे, है ना। इसको कार्तीय रूप में चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैंने तो यहाँ पे करके देख लिया था, लेकिन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली करेंगे अपन सोल्व। समझ में आ गई? कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? बस हो गया अपना। कैसे लिखेंगे समझो। तो मैं कह दूंगा, सबसे पहले मैं कह दूंगा कि अपने को क्या चाहिए, उस रेखा के समांतर सदिश चाहिए ना। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो हमारा तल है इसके जो परपेंडिकुलर वेक्टर वो निकालते हैं। यहाँ पे लिखते हैं आर वेक्टर डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस में 2k कैप बराबर 5 का, या फिर पर लिख दो, पर ज़्यादा ठीक रहेगा। इस तल पर जो लंबवत सदिश है वो पता करते हैं। उसको लेट से मैं n1 वेक्टर बोल देता हूँ। वो क्या हो जाएगा हमारा, ये जो r वेक्टर के डॉट में लिखा होता है ना, इसी को हम n1 वेक्टर बोलते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास आई कैप माइनस जे कैप प्लस में 2k कैप। ठीक है, ठीक है। फिर अब मैं इस वेक्टर के इस समतल के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है वो पता करता हूँ। तो लिख देता हूँ यहाँ पे आर वेक्टर डॉट 3i कैप प्लस में जे कैप प्लस में k कैप बराबर 6 पर जो लंबवत सदिश है वो पता करते हैं। लंबवत सदिश, इसको लेट से मैं n2 वेक्टर बोल देता हूँ, कुछ भी नाम दे सकते थे, मैंने n2 वेक्टर नाम दे दिया। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3i कैप प्लस में जे कैप प्लस में k कैप। ये जो डॉट पॉट के साथ में लिखा होता है ना, इसी को अपन n2 वेक्टर बोलते हैं। अब हमें पता है कि भाई हमें पता है कि वो जो रेखा है, जो रेड वाली रेखा थी हमारी, उसके समांतर जो सदिश बन रहा था वो इन दोनों के परपेंडिकुलर था, है ना। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा इस बात को कि हम जानते हैं, या फिर प्रश्न के अनुसार
प्रश्न के अनुसार लिखिएगा। हम जानते हैं कि रेखा के, जिस रेखा का अपने को समीकरण ज्ञात करना है ना, उसके समांतर जो सदिश बन रहा है, उसके समांतर जो सदिश हमारा बन रहा है, जिसको लेट्स से मैं पी वेक्टर बोल देता हूँ, वो बेसिकली इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है। समांतर सदिश n1 वेक्टर और n2 वेक्टर के लंबवत है। ये हमें कहाँ से पता चला? ये हमने जब आकृति बनाई थी ना, वहाँ से हमें अंदाजा लगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे p वेक्टर ज्ञात करना है तो मुझे n1 वेक्टर और n2 वेक्टर की कोसपट करानी पड़ेगी। ठीक है ना, समझ में आ गई? तो करा देते हैं कोसपट। तो p वेक्टर हमारा हो जाएगा बराबर, कोसपट कैसे कराते हैं पता है? डेटमेंट लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं आई कैप जे कैप के कैप, और ये जो n1 वेक्टर है ना, उसके जो कोफिशिएंट है आई कैप जे कैप और के कैप के, उसको यहाँ पे लिखते हैं। क्या है? 1 -1 2, तो यहाँ पे लिख दो। ये जो n2 वेक्टर है उसके कोफिशिएंट को यहाँ पे लिख दो, 3 1 और 1। सॉल्व कर लो बराबर से, तो हो जाएगा हमारे पास ये गया माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, फिर ये गया 1 माइनस का 6 माइनस का 5, फिर ये गया 1 माइनस माइनस 3 यानी कि प्लस का 4। ये आ गया हमारे पास माइनस का 3 आई कैप प्लस में 5 जे कैप प्लस में 4 के कैप। ठीक है, तो ये हमें जो रेड वाली रेखा थी उसके समांतर सदिश मिल चुका है, मतलब पी वेक्टर मिल गया, पैरेलल वेक्टर अपने को मिल गया। ठीक है, तो रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं? अगर आपको एक पासिंग पॉइंट दे रखा हो, अगर आपको एक पासिंग पॉइंट दे रखा हो और एक पैरेलल वेक्टर दे रखा हो, तो उस रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं? उसका सूत्र होता है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स पी वेक्टर। बस वैल्यू पुट कर दो। आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्या होता है? जो पासिंग पॉइंट होता है ना, उसके साथ आई कैप जे कैप के कैप चिपका दो, अपने आप ये वेक्टर आ जाता है। पासिंग पॉइंट ये था, इसके साथ आई कैप जे कैप के कैप चिपका दो बेटा, तो 1 आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 3 के कैप, ये तो हो गया ए वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स पी वेक्टर। हमारे पास क्या है? पी वेक्टर ये है, लिख दो माइनस का 3 आई कैप प्लस में 5 जे कैप प्लस में 4 के कैप। तो बेटा जी ये आ गया हमारा फाइनली आंसर। समझ में आया? आकृति बनाओगे ना और कंसेप्ट को ध्यान में रखोगे, रटोगे नहीं, तब सारे क्वेश्चन आसान लगेंगे। कितना आसान सा क्वेश्चन था ये, बिना रटे अगर अपन करें तो। समझे? तो ऐसे करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो बेटा क्या लिखा है कि इस पॉइंट से जाने वाली और इन दो रेखाओं के परपेंडिकुलर जो रेखा बन रही है ना, उसका सदिश समीकरण ज्ञात करो। आकृति बनाना है इसकी, आकृति के बिना समझ नहीं आएगी चीज़ें। भाई ये दो रेखाएं हैं, ठीक है, मान लो कि एक रेखा कुछ ऐसी है और एक रेखा मान लो कि कुछ ऐसी है। ठीक है, इसकी इक्वेशन अपने को गिवन है, इसकी इक्वेशन अपने को गिवन है। अब एक रेखा ऐसी है जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर है, मान लो कि कुछ इस प्रकार से। ठीक है ना, ये जो रेड वाली रेखा है वो इन दोनों ब्लैक वाली रेखा के परपेंडिकुलर है। समझ रहे हो? हमें इस रेखा का सदिश समीकरण निकालना है भाई। हमें गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है? हमें इस रेखा के, ये रेखा जिस पॉइंट से पास हो रही है वो हमें पता है ना। हमें इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, इस रेड वाली रेखा का। कैसे ज्ञात करेंगे? आप कहेंगे सर अगर हमें पासिंग पॉइंट पता है तो बस मुझे इस रेखा के समांतर जो सदिश बन रहा है, समांतर को या समरेखी को, बात एक ही है, इस रेखा के समांतर जो सदिश बन रहा है ना, वो मुझे पता करना है कैसे ना कैसे करके। अब वो कैसे पता करेंगे वो समझो। देखो ये रेखा अपने को दे रखी है, इस रेखा की इक्वेशन मेरे को दे रखी है ना। तो एक काम करते हैं, अगर इस रेखा की इक्वेशन में दे रखी है तो इस रेखा के समांतर जो सदिश बन रहा है उसका मैं पता कर सकता हूँ, उसका नाम निकाल सकता हूँ, है ना। समांतर को या समरेखी को, बात एक है ना। यानी कि इस रेखा के समांतर जो सदिश बन रहा है, समांतर को या समरेखी को, बात एक ही है। तो मैं जैसे मैंने आपको बताया, तो यानी कि मैं ये वाला वेक्टर निकाल सकता हूँ। समझ रहे हो भाई? इस रेखा के समांतर को चाहे तो तुम यहाँ पे लिख लो, इसको यहाँ पे बना लो, चाहे तुम इसके ऊपर बना लो, बात तो एक ही है। चाहे तुम वेक्टर यहाँ बनाओ चाहे वेक्टर यहाँ बनाओ। तो मैं क्या करूँगा, मैंने क्या किया बेटा, समझो ध्यान से। ये रेखा मुझे दे रखी थी तो मैंने इस रेखा के समरेखी जो सदिश है वो पता कर लिया। समरेखी को हो समांतर को हो, दोनों बातें सेम है वेक्टर के केस में, मैं बार बार ये बात बोल चुका हूँ। तो मैंने क्या किया, इस रेखा के समांतर सदिश ज्ञात कर लिया। समांतर सदिश कह लो चाहे तुम इसको, ठीक है। अब ये सदिश मैं ज्ञात कर सकता हूँ, बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? अरे ये जो ए बी सी, ये ए बी सी होते हैं बेसिकली। जो पैरेलल वेक्टर होता है ना उसके ए बी सी होते हैं, इनके साथ आई कैप जे कैप के कैप लगा दोगे ना तो ये वेक्टर मिल जाता है आपको। ठीक है ना, तो ये वाला वेक्टर पता कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 3 आई कैप माइनस का 16 जे कैप प्लस में 7 के कैप। ऐसी अगर मैं
अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये रेखा की इक्वेशन मैंने देखी है, ये रेखा की इक्वेशन हमें देखी है, तो इस रेखा के समांतर जो सदिश बन रहा है, यानी कि ये वाला जो सदिश है, इसका मैं नाम पता कर सकता हूँ। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 3i कैप 8j कैप माइनस 5k कैप। इसका नाम हो जाएगा 3i कैप जमा में 8j कैप माइनस का 5k कैप। समझ लो मैंने क्या किया, ये जो रेखा की इक्वेशन पे को देखी थी ना, इनके समांतर सदिश ज्ञात कर लिए। समांतर को समरेखी को बात एक ही होती है, तो मैंने इनके समांतर सदिश ज्ञात कर लिए। अब मुझे क्या करना था, मुझे इस रेड वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना था। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, उसके लिए मुझे एक पासिंग पॉइंट चाहिए, वो तो है मेरे पास। और क्या चाहिए, मुझे इस रेखा के समांतर एक सदिश चाहिए था। वो कैसे मिलेगा, इस ये ब्लैक वाला सदिश कैसे मिलेगा? मैं इन दोनों सदिशों की क्रॉस प्रोडक्ट करा दूंगा, ये ब्लैक वाला सदिश अपने आप मिल जाएगा। समझ में आ गई? मैं इन दोनों सदिशों की, इस बैंगनी सदिश और इस हरे सदिश की कॉपी करा क्रॉस प्रोडक्ट करा दूंगा। क्रॉस प्रोडक्ट कराते मुझे ये ब्लैक वाला सदिश मिल जाएगा और वही मुझे चाहिए, और वो मिलते ही मैं इस रेड वाली रेखा का समीकरण याद कर लूंगा। समझ में आया? लॉजिक है बस, यहाँ पे फॉर्मूला रटोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, विजुलाइज करनी पड़ेगी चीज़ें। ठीक है, मैं उसको लिख के दिखाता हूँ। इस आकृति को मिटा नहीं रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टली यहीं से लिख के दिखा दूंगा टीचर को। ठीक है, तो मैं लिखूंगा कैसे वो समझो। तो मैं कहूँगा कि पहली रेखा के समांतर सदिश, सिंपल ऐसे लिख दो, जो पहली रेखा है ना उसके समांतर सदिश अपन ज्ञात कर रहे हैं। इसको लेट से मैं P1 वेक्टर बोल देता हूँ। वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 3i कैप, इनके साथ i कैप j कैप k कैप चुका दो बस, माइनस का 16j कैप प्लस में 7k कैप। अब इसी तरीके से दूसरी रेखा के समांतर सदिश अपन ज्ञात कर रहे हैं, जिसको मैं P2 वेक्टर बोल रहा हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास 3i कैप प्लस में 8j कैप माइनस का 5k कैप। ठीक है, अब मुझे इस रेड वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, तो उसके लिए मुझे इस रेड वाली रेखा के समांतर सदिश निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे, तो इस पॉइंट से जो रेखा गुजर रही है 1,2,-4 से गुजरने वाली जो रेखा है, उसके समांतर सदिश अपने को चाहिए ना। समांतर को समरेखी को बात एक है, चाहे समरेखी लिख दो यहाँ पे। ठीक है, तो इस पॉइंट से गुजरने वाली जो रेखा है उसके समांतर सदिश अपने को चाहिए, उसको लेट से मैं P वेक्टर बोल रहा हूँ। वो कैसे निकलेगा? अब मुझे क्या रखा है कि मुझे क्वेश्चन में क्या रखा है कि ये जो लाइन है ना वो इन दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर है, ये बात बोल रखी है। तो ऑब्वियस ही बात है कि भाई इसके जो समांतर सदिश होगा वो इन दोनों समांतर सदिशों के परपेंडिकुलर होगा, जैसे हमें आकृति में दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों समांतर सदिशों की क्रॉस प्रोडक्ट करा दूंगा, है ना। तो P वेक्टर निकालने के लिए मुझे P1 वेक्टर और P2 वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करानी पड़ेगी, जैसे आपको आकृति में दिख रहा है। भाई मुझे ये वेक्टर पता चल गया, ये वेक्टर पता चल गया, मुझे ये वेक्टर चाहिए, ये वेक्टर समझ में क्या है, इन दोनों के परपेंडिकुलर है ना, तो मैं इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करा दूंगा, ये वेक्टर अपने आप मिल जाना मुझे। समझ में आ गई? तो वैसा हम करने जा रहे हैं यहाँ पे, तो करवा दीजिए इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट। इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कराओगे? क्रॉस प्रोडक्ट कराने के लिए अपन डेटमेंट लगाते हैं, i कैप j कैप k कैप लिखते हैं, फिर दूसरी पंक्ति में क्या लिखते हैं, जो P1 वेक्टर होता है ना उसके कोफिशिएंट, यानी कि 3 माइनस 16 और 7। तीसरी पंक्ति में हम क्या लिखते हैं, इसके कोफिशिएंट 3 8 और माइनस 5। अब इसको सोल्व कर लो बस, थोड़ा सा नीचे लेके जा रहा हूँ। सोल्व करते हैं इसको, तो हो जाएगा i कैप, ये गया 16 × 5 = 80 और 8 × 2 = 56, 80 में से 56 घटाना 24, फिर माइनस का j कैप लिखेंगे, ये गया माइनस का 15 माइनस का 21, माइनस का 15 माइनस का 21 ना, माइनस का 36, फिर ये गया 8 या 24, ये गया 24 माइनस 16 या 48, तो 24 और 48 को जोड़ लो 72। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो ब्लैक वाला वेक्टर है उसका नाम ये है बेटा, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। अब पासिंग पॉइंट पता है और इस रेड वाली रेखा के समांतर जो सदिश बन रहा है वो हमें पता है, ये ब्लैक वाला वेक्टर इसके समांतर ही तो है। समांतर को समरेखी को बात एक ही है, इसलिए मैं बार बार समांतर बोल रहा हूँ। तो ये पासिंग पॉइंट हमें पता है और इसके समांतर सदिश हमें पता है। तो पासिंग पॉइंट और समांतर सदिश पता हो तो इस रेड वाली रेखा का इक्वेशन नहीं ज्ञात कर सकते क्या? आप उसे बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं, कर लो फिर ज्ञात। आप कहेंगे, तो थोड़ा सा नीचे ले जाऊँ, तो इस पॉइंट से गुजरने वाली
और इस वेक्टर के समांतर। जो रेखा है उसका समीकरण क्या हो जाएगा? उसका समीकरण हो जाएगा हमारे पास ए वेक्टर, इसको ए वेक्टर बोलते हैं ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर यानी कि आई कैप प्लस में 2j कैप माइनस का 4k कैप प्लस में लेमडा टाइम्स पी वेक्टर। समझ में आई? तो ऐसे हमने इसको सोल्व कर लिया बेटा, समझे? तो ये हमारा आंसर आ गया। जूम आउट करता हूँ, थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि कैसे किया। देखो, हमें दो रेखाएं दे रखी थी, हमने क्या किया, इन दो रेखाओं के समरेखी सदिश याद कर लिए। समरेखी बोल रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, समांतर और समरेखी की चीज़ है। तो ये दो रेखाएं दे रखी थी, हमने इन दो रेखाओं के समरेखी सदिश याद कर लिया। अब मुझे इस रेखा की इक्वेशन याद करनी थी। ये जो रेखा थी वो इन दोनों रेखाओं के लंबवत थी, परपेंडिकुलर थी। तो इस रेखा की इक्वेशन याद करने के लिए तो पासिंग पॉइंट होना चाहिए, वो हमारे पास था, और इस रेखा के समरेखी सदिश होना चाहिए। समरेखी को समांतर को बात एक ही है, ठीक है। अब ये ब्लैक वाला सदिश मैं कैसे याद कर सकता हूँ? अगर मैं इन दोनों सदिशों की कोष्पट करा दूंगा तो ये ब्लैक वाला सदिश अपने आप आ जाएगा। तो वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे की, ब्लैक वाला सदिश मुझे मिल गया, तो पासिंग पॉइंट मिल गया और उसके समांतर सदिश मिल गया, है ना। पासिंग पॉइंट और समांतर सदिश होने की वजह से फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया अपना, ऐसे याद किया। क्लियर? अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, आपके जो एनसीईआरटी बुक है ना, उसमें यहाँ पे आंसर क्या दे रखा पता है? लैम्डा लिख के यहाँ पे लिखा हुआ है 2i कैप 3j कैप 6k कैप, ऐसा लिखा हुआ है ना। बेसिकली उन्होंने क्या है कि इन तीनों में से 12 को कॉमन निकाल लिया। इन तीनों में से अगर आप देखें, इन तीनों को अगर मैं 12 से भाग कर दूं तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, ऐसे आएगा, है ना। फिर आप कहेंगे सर 12 को कॉमन लगा दिए तो यहाँ पे फिर उन्होंने 12 लैम्डा क्यों नहीं लिखा? समझो, यहाँ पे जो लैम्डा होता है ना वो बेसिकली ये दर्शाता है कि इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना भाई। 12 को अगर आप कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 12 लैम्डा लिखना चाहिए ना। लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसने उन्होंने क्या करके उन्होंने डायरेक्टली लैम्डा लिखा हुआ है, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। समझो ध्यान से, मान लो कि यहाँ से मैं 12 को कॉमन निकाल लूँ, अगर आप यहाँ तक आंसर छोड़ के आएंगे ना, पहली बात आप ये समझो कि अगर आप यहाँ तक आंसर छोड़ के आएंगे तब तक आपको कोई गलत नहीं मानेगा, यहाँ तक छोड़ा हो चाहे आंसर, कोई गलत नहीं मानेगा। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जबकि एनसीईआरटी बुक ने आंसर दिया वो भी ठीक है। एनसीईआरटी बुक वालों ने क्या है कि यहाँ से 12 कॉमन निकाल लिया, 12 कॉमन निकालेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, समझना ध्यान से। 12 कॉमन निकालेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, ऐसा दिखाई देगा। अब जो 12 लैम्डा है ये कोई एक संख्या ही बनेगी। उन्होंने क्या किया कि इसको कुछ मान लिया, इसको लेट से म्यू मान लेते हैं। तो इसलिए आपकी जो एनसीईआरटी बुक है ना, उन्होंने कुछ इस तरीके से आंसर दिया हुआ है, समझे। आप कहेंगे सर उन्होंने तो यहाँ पे लैम्डा लिखा हुआ है, तो भाई यहाँ पे हमने पहले लैम्डा मान रखा था ना, तो इसलिए यहाँ पे 12 लैम्डा हो तो हमने म्यू मान लिया। उन्होंने हो सकता है कि यहाँ पे पहले म्यू मान रखा हो तो 12 म्यू होते उन्होंने लैम्डा मान लिया हो। समझ रहे हैं? ये लैम्डा और म्यू तो बेसिकली ये सिर्फ एक अंक को दर्शाने के लिए यूज किए वाले टर्म है, इनका कोई मतलब नहीं बनता बेसिकली। समझ में आ गई? वापस समझो, उन्होंने एनसीईआरटी बुक वालों ने क्या है कि यहाँ से 12 कॉमन लेके बाहर 12 लैम्डा बन गया, 12 लैम्डा को कुछ और वेरिएबल से डिनोट कर दिया, लेट्स से कि उन्होंने म्यू से डिनोट कर दिया। तो आप चाहे आंसर ऐसा लिख के आओ, चाहे आप आंसर ऐसा लिख के आओ, दोनों आंसर ठीक माने जाते हैं, कोई गलत नहीं माना जाता। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन देखो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी आसान सा ही है। क्या कि एक समतल है, उसके अंतःखंड है ABC, ठीक है, और मूल बिंदु से इसकी दूरी है P इकाई। तो हमें इस चीज़ को प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² बराबर होगा 1/p²। क्या कैसे करेंगे समझो। अगर हमें किसी समतल के अंतःखंड दे रखे हों और अगर मैं आपसे उस समतल का इक्वेशन पूछ लूँ तो आप बता सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल बता देंगे। हम कहेंगे कि भैया जो समतल है ना जिसके अंतःखंड ये हैं उसका समीकरण हो जाएगा हमारे पास, क्या सूत्र होता था? इसका सूत्र होता था x/में जो ये अंतःखंड है इसको लिखो, प्लस में y/में जो ये अंतःखंड है इसको लिखो, प्लस में z/में जो ये अंतःखंड है इसको लिखो, बराबर 1। ऐसा होता था, ठीक है। अब हमसे कह रखा है कि ये जो समतल है उसके मूल बिंदु से जो डिस्टेंस है वो P है। किसी समतल की अगर किसी पॉइंट से डिस्टेंस ज्ञात करनी हो तो उसका सूत्र है हमारे पास कि नहीं है? आप कहें बिल्कुल है। तो हम कह देंगे कि यहाँ ये जो समतल है इसको मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ, x प्लस में a प्लस में y/b प्लस में z/c माइनस का 1 बराबर 0। ये जो समतल है उसकी मूल बिंदु से डिस्टेंस 0,0,0 से जो डिस्टेंस है, जो दूरी है वो कितनी है बेटा? वो है जी हमारी P इकाई। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब किसी समतल के किसी पॉइंट से डिस्टेंस कैसे ज्ञात करते हैं? आप कहेंगे उसके लिए सर हमारे पास फॉर्मूला होता है,
फॉर्मूला क्या होता है? आपको सर फॉर्मूला तो याद नहीं है, लेकिन आपने ट्रिक बताई थी। ट्रिक ये बताई थी कि अगर आपको किसी समतल की किसी पॉइंट से डिस्टेंस ज्ञात करनी हो ना, तो उस पॉइंट को उस समतल के इक्वेशन के अंदर ढाल दो। जैसे मुझे समतल के इस पॉइंट से डिस्टेंस ज्ञात करनी है, तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को समतल के अंदर ढाल दूंगा। ढालना डेट में लगा के ढालना बेटा, कभी ऐसे ढाल दो, तो यहाँ पे ढाल दो, तो हो जाएगा 0/a प्लस में 0/b प्लस में 0/c माइनस का 1 अपॉन में अंडर रूट में अपन क्या लिखते हैं, ये जो x के साथ चिपका हुआ है ना, जो x के साथ यहाँ पे चिपका हुआ है, इसका स्क्वायर करके लिखते हैं, यानी कि 1/a², ऐसे 1/b², ऐसे 1/c²। ये होता है किसी भी समतल के किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस ज्ञात करने है तो उसका सूत्र ये होता है बेसिकली। ठीक है, बराबर दे रखा अपने को पी के, है ना। थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर तो हो जाएगा हमारे पास ये -1, -1 का डेटमेंट लूँगा तो -1 का मापांक लूँगा तो 1 आ जाएगा, अपॉन में ये हो जाएगा हमारे पास √1/a² प्लस में 1/b² प्लस में 1/c²। क्योंकि रूट लगा हुआ है ना, रूट लगा हुआ तो ये पॉजिटिव संख्या है, और पॉजिटिव संख्या का अगर हम मापांक लेंगे तो सेम टू सेम संख्या आएगी, तो इसलिए मैंने सेम टू सेम ये लिख दिया। समझ में आ गई? आप ये मत समझेगा कि यहाँ से मापांक कैसे हटिया, मापांक हटा नहीं है बेसिकली, ऊपर अलग से मापांक लगा दिया, नीचे अलग से मापांक लगा दिया। ऊपर वाले का मापांक देखा तो वो 1 आया, नीचे जो है वो पॉजिटिव संख्या, और पॉजिटिव संख्या का मापांक वही सेम टू सेम पॉजिटिव संख्या होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेम टू सेम ये लिख दिया। समझ में आ गई? बराबर पी का पी, याद हुआ? समझ में आई? ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं इस तरफ ले जाता हूँ, या फिर एक काम करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, बराबर पी का पी। इसको इस तरफ ले जाओ, तो दोनों तरफ स्क्वायर किया ना, ये पी स्क्वायर हो गया बेसिकली। इसको इस तरफ ले आते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, तो अब ये कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा, और यही हमें प्रूफ करना था। समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमने इसको प्रूफ कर लिया, कितना आसान था। क्लियर? समझ में आया? अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, क्या लिखा है कि दो समतल हैं, एक समतल ये है और एक समतल ये है, इन दो समतलों के बीच की डिस्टेंस ज्ञात करनी है। डिस्टेंस ज्ञात करने का मतलब कि इन दो समतलों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो ज्ञात करनी है। अब अगर आप इनकी इक्वेशन को ध्यान से देखें, 2x + 3y + 4z = 4, 4x + 6y प्लस में 8z = 12, तो आप पाएंगे कि ये दोनों समतल समांतर हैं। आप देख पा रहे होंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट, इसका x का कोफिशिएंट, इसका y का कोफिशिएंट और इसका z का कोफिशिएंट, इन दोनों को मैं सेम बना सकता हूँ। और जब भी आप दो समतलों में x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z के कोफिशिएंट को सेम बना पाएं, तो इसका मतलब वो दोनों के दोनों समतल समांतर होते हैं। तो ये दो समतल समांतर हैं, और ऑब्वियस सी बात है कि जो समतल होंगे ना वो समांतर ही पाने, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि अगर कोई दो समतल विषम तलीय हुए मान लो, तो दो विषम तलीय अगर समतल होंगे ना, तो उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा 0 ही पानी होती है, अगर विषम तलीय हुए तो, है ना। रेखाओं में ऐसा नहीं है, दो विषम तलीय रेखाएं हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, लेकिन दो विषम तलीय तल हैं, अगर समतल दो विषम तलीय है ना, तो उनके बीच की डिस्टेंस 0 ही पानी है। ऐसे कैसे सर जी? समझाता हूँ। जैसे मान लो कि एक तल ये है आपका, एक तल ये है, अगर मैं आपसे कहूँ कि इन दो तलों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, तो वो 0 होगी। क्यों? क्योंकि जो तल होते हैं ना, उनकी लेंथ और ब्रेड्थ इन्फिनाइट होती है। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये एक तल है ना, तो ये अगर ये एक तल है, ऐसे मैं आपसे कह रहा हूँ, तो इसकी जो लेंथ होगी ना, वो सिर्फ इतनी नहीं होगी जितने मेरी हथेली, इतनी नहीं होगी। इसकी लेंथ बेसिकली इन्फिनाइट होगी। इसकी जो विड्थ है, जो ब्रेथ है, वो भी इन्फिनाइट होगी, है ना। तो अगर मैं ये तल कह रहा हूँ ना आपसे कि भाई ये एक तल है, कि एक तल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इसकी जो चौड़ाई है वो इन्फिनाइट होगी। इन्फिनाइट होगी तो ये दूसरे को काटेंगे, और काटेंगे तो दो तल अगर एक दूसरे को काट रहे हैं, तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? 0 तो हो गई। दो तल अगर एक दूसरे को काट रहे हैं, तो उन दोनों तलों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? 0 तो होगी ना बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो तल देखे हैं ऑब्वियस सी बात है समांतर ही पाने हैं, और ये समांतर हैं भी, साफ साफ दिख भी रहा है, और पानी भी समांतर ही है। रेखा में ऐसा नहीं हो सकता था, रेखा विषम तली होंगी तो उनके बीच की डिस्टेंस कैसी हो सकती है, लेकिन जो तल होंगे ना, अगर वो विषम तली पाए तो उनके बीच की डिस्टेंस 0 ही होती है हमेशा। यहाँ पे जो तल देखें वो समांतर हैं, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब दो समांतर तलों के बीच की डिस्टेंस कैसे ज्ञात करते हैं वो समझिए आप। दो समांतर तलों के बीच की डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उन दोनों इक्वेशन को एक जैसा बना लीजिए। एक जैसा कैसे? जैसे पहला समतल हमारे पास ये है, लिख देता हूँ। पहला समतल वो हमारे पास क्या बेटा, वो हमारे पास कुछ ऐसा है, 2x प्लस में 3y प्लस में 4z = 4, ऐसा है। ठीक है, और दूसरा समतल जो है भाई साहब, दूसरा समतल जो है वो हमारे पास कुछ ऐसा है। तो एक काम करते हैं, लेफ्ट साइड में से मैं 2 को कॉमन निकाल लेता हूँ, 2 को कॉमन निकाल करके उस तरफ भेज देता हूँ, तो ये कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। तो मैंने क्या किया, इन दोनों समतलों के इक्वेशन को सेम सेम सा बना लिया, है ना।
अगर आपको दो समांतर समतलों के बीच की डिस्टेंस ज्ञात करनी है तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, उन दोनों समांतर तलों की इक्वेशन को सेम सेम बना लेना है। सेम सेम कैसे, कि जो एक्स का कोफिशिएंट है, वाई का कोफिशिएंट है और जो जेड का कोफिशिएंट है उनको सेम बना लेना, जो कि हमने बना लिया। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्टली। तो इन दो समतलों के बीच की जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला होता है ये वाली संख्या माइनस ये वाली संख्या, इसको लेट से मैं S1 बोल रहा हूँ, माइनस S2 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। अब कहेंगे सर इनको क्यों लिया, इनको क्यों नहीं लिया, दोनों सेम है बेटा, चाहे इसको ए बी सी बोल दो, चाहे इसको ए बी सी बोल दो, तभी तो हमने दोनों को सेम बनाया है ताकि फॉर्मूला लगा पाएँ। अगर ये अलग अलग होते ना तब कन्फ्यूजन होती है कि सर इसको क्यों लिया, इसको क्यों नहीं लिया, है ना। इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए तो इन दोनों को सेम बनाया था, समझ रहे हो। बस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया। तो 4 में से 6 गया, माइनस का 2 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करना, 4 जमा 9 जमा 16, तो हो जाएगा हमारे पास 2 बटे में रूट 29। ये हमारे पास आंसर आ गया, समझे। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। वापस समझिए, दो समांतर समतलों के बीच की डिस्टेंस अगर आपको ज्ञात करनी है तो सबसे पहले उन दोनों इक्वेशंस को सेम सेम बनाइए, बना दिए सेम सेम, फिर ये फॉर्मूला लगा करके आंसर निकाल लीजिए। क्लियर, समझ में आया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत आसान है भाई। कह रखा है कि ये दो समतल हैं, ये दो समतल किस प्रकार के हैं ये हमें बताना है। लंबवत हैं, समांतर हैं, वाई एक्स पर प्रतिच्छेद करते हैं या फिर इस पॉइंट से गुजरते हैं। ये दोनों समतल कैसे हैं ये हमें बताना है, ठीक है। और ये हमें साफ साफ पता चल रहा है कैसे, अगर आप इनकी इक्वेशन देखें ना तो साफ साफ आपको मालूम चल जाएगा। अब देखें, यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है 5, यानी कि 2.5 गुना है। यहाँ पे लिखा है -1, यहाँ पे लिखा है माइनस का 2.5 गुना। यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे लिखा है 10, 2.5 गुना। कहने का मतलब कि इन दोनों समतल की इक्वेशन को मैं एक जैसा बना सकता हूँ। आप देख लीजिए, अगर मैं यहाँ से 2.5 कॉमन ले लूँ लेफ्ट साइड में से तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा ना, ये 2x माइनस का y प्लस में 4z बराबर 6/2 ऐसा दिखाई देगा। तो आप देखिए, ये समतल की इक्वेशन और ये समतल की इक्वेशन, इसमें जो x का कोफिशिएंट है, जो y का कोफिशिएंट है और जो z का कोफिशिएंट है, दोनों में सेम आ गया। और कभी भी आपको ऐसे दो समतल मिल जाएं जहाँ पे x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट सेम आ जाए तो इसका मतलब होता है कि दोनों के दोनों समतल समांतर हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में था, वहाँ पे दो समांतर समतल दे रखे थे, अब की बार हमें ये दो समतल की क्वेश्चन दे रखी है और हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों के दोनों समतल समांतर हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। सिंपल, समझ में आया कैसे गया, ठीक है। समांतर कैसे हुए, क्योंकि दोनों समतलों को आप एक दूसरे के रूप में लिख पा रहे थे, इसलिए समांतर हुए, सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं। समझ में आया, ऐसे करना होता है बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो विविध प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलस, है ना। कई जगह से कैलकुलस पहले क्यों नहीं कराया बेटा, देखो सदिश मैंने पहले चालू करा रखा था। सदिश के बाद अगर मैं कैलकुलस खाऊंगा ना तो 3D समझ नहीं आता तुमको। सदिश और 3D का एक जोड़ा है, इनको इकट्ठा कराया जाता है हमेशा। तो सदिश मैंने कराया तो मुझे 3D भी कराना पड़ा, इसलिए कैलकुलस में थोड़ा लेट हो गया। अब मैं कैलकुलस आपको स्टार्ट करवा देता हूँ। कैलकुलस अपन फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे। मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, इसलिए आपके लेक्चर जो है ना वो छोटे छोटे आ रहे हैं, है ना। कोशिश करूँगा कि कैलकुलस के जो लेक्चर हैं वो बड़े बड़े आपको दूँ मैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कैलकुलस वाले चैप्टर में। थैंक यू।